नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ दोपहर 12 बजे के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने मन की बात में देशवासियों के साथ अपने विचार किए साझा। पश्चिम एशिया और ऊर्जा संकट का किया जिक्र। कहा, भारत मजबूती से कर रहा है ऊर्जा संकट का मुकाबला। खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा को बताया सबसे अहम। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के प्रयासों का किया जिक्र। कहा, युवा साथी नेशन बिल्डिंग में योगदान देने को तत्पर। महिला मछुआरों की सफलता को बताया आत्मनिर्भर भारत की ताकत। प्रधानमंत्री आज केरलम के दौरे पर। पलक्कड़ में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रोड शो भी करेंगे। दौरे से पहले पीएम ने कहा, केरलम में एनडीए के पक्ष में माहौल। एलडीएफ और यूडीएफ के कुशासन से तंग आए लोग। असम में चुनाव प्रचार तेज। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज सोनितपुर और नलबाड़ी में करेंगे जनसभा। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी झोंकी ताकत। और पश्चिम एशिया में जंग हुई और तेज। 3500 मरीन सैनिक लेकर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली पहुंचा संघर्षरत क्षेत्र में। वहीं ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में बड़े प्रदर्शन। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया पूर्व में चल रहे भीषण युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट पर बात की। उन्होंने खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ से अधिक भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और मदद के लिए खाड़ी देशों का आभार जताया। साथ ही राष्ट्रीय हित के इस संवेदनशील मुद्दे पर स्वार्थ की राजनीति न करने और अफवाहों से बचने की अपील भी की। कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया को प्रगति की राह पर लौटना था, लेकिन लगातार युद्धों ने वैश्विक हालात को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उन्होंने खाड़ी देशों में काम कर रहे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए हर संभव मदद के लिए इन देशों का विशेष आभार जताया। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी, लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्र के बड़े ऊर्जा केंद्र होने के कारण दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के संभावित संकट पर भी प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत के बढ़ते सामर्थ्य और मजबूत वैश्विक संबंधों के कारण देश इस चुनौती का डटकर मुकाबला कर रहा है। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों के बहकावे में न आने की अपील की है। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से
पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि संकट के इस समय में नागरिक केवल सरकार द्वारा दी जा रही आधिकारिक और प्रामाणिक जानकारी पर ही भरोसा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के कोने कोने में हो रहे प्रेरणादायक प्रयासों को देशवासियों के सामने रखा। इस बार उन्होंने युवाओं की भागीदारी से लेकर शिक्षा में नवाचार, जल संरक्षण की अनोखी पहलों से लेकर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही महिला मछुआरों तक ऐसे कई उदाहरणों का जिक्र किया जो नए भारत की बदलती तस्वीर को दिखाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में अनोखी पहल और प्रयासों का विशेष उल्लेख करते हैं, जिससे कि देशवासी भी इसके बारे में जानें और फायदा उठाएं। पीएम ने युवा शक्ति को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ने के लिए माई भारत संगठन के प्रयासों का जिक्र किया। हाल ही में माई भारत द्वारा बजट क्वेस्ट का आयोजन किया गया। इसका मकसद था देश भर के युवाओं को बजट प्रक्रिया और नीति निर्माण से जोड़ना। इससे जुड़ी क्विज में देश भर से करीब 12 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। क्विज के बाद करीब 1,60,000 प्रतिभागियों को निबंध प्रतियोगिता के लिए चुना गया। मुझे इनमें से कुछ निबंध पढ़ने का अवसर भी मिला। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च द्वारा चलाई जा रही शिक्षा की अनोखी पहल पर भी बात की। यहाँ एक टीम प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च चला रही है। इस टीम का रिसर्च प्रोजेक्ट पर विशेष फोकस है। एजुकेशन को लोकप्रिय बनाने में जुटी है। उन्होंने अन्वेषण नाम का एक प्रयोग किया है। इसके जरिए 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन करने का मौका मिलता है। छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के मुधिगुंटा गांव सोकपिट वाटर कंजर्वेशन की पहल से पीएम मोदी बहुत ही प्रभावित हुए और इसे ग्राउंड वाटर को बेहतर बनाने के लिए एक कारगर और प्रभावशाली कदम करार दिया। यहाँ के किसानों ने अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और सोखता गड्ढे बनाए, जिससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकने लगा और धीरे धीरे वह जमीन के अंदर जाने लगा। आज इस क्षेत्र के 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं और गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत बेहतर हो गया है। इसी तरह तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के मुधिगुंटा गांव में भी लोगों ने मिलकर पानी की समस्या दूर की है। गांव के 400 परिवारों ने अपने घरों में सॉकपिट बनाया और वाटर कंजर्वेशन का जन आंदोलन बना दिया। इससे गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में मछुआरे भाई बहन सिर्फ समुद्र के योद्धा नहीं हैं, बल्कि वो आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत नींव हैं। ओडिशा के संबलपुर की सुजाता भुयान एक गृहिणी थी, लेकिन वो कुछ नया करके अपने परिवार की मदद करना चाहती थीं। इसलिए कुछ वर्ष पहले उन्होंने हीराकुंड रिसर्वायर में फिश फार्मिंग शुरू की। केवल 2-3 वर्ष के भीतर उन्होंने अपने प्रयास को एक फलते फूलते बिजनेस में बदल दिया। साथ ही पीएम ने लक्षद्वीप में मिनी कॉय के हाववा गुलजार की कहानी और माता बहनों की अद्भुत संकल्प शक्ति का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और जनभागीदारी से जुड़ी कई प्रेरणादायक पहलों को साझा किया। उन्होंने ज्ञान भारतम सर्वे और ऐप के माध्यम से पांडुलिपियों के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नागालैंड की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, त्रिपुरा के वांगमुन गांव में जल संरक्षण और पूर्वोत्तर में सौर ऊर्जा से जुड़ी पहल को भी उदाहरण के तौर पर पेश किया। पीएम ने देशवासियों से ऐसी पहलों को साझा करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में अक्सर परंपरा, ज्ञान और संस्कृति से जुड़ी पहलों को प्रोत्साहित करते हैं और विशेष रूप से उनका उल्लेख करते हैं ताकि देशवासी भी इनके बारे में जान सकें। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड में ज्ञान भारतम सर्वे और इसे जुड़ने के लिए ज्ञान भारतम ऐप का जिक्र
लिपियों के बारे में जानकारी जमा करना। नंती सिंह लोआंग जी ने ताई लिपि में पांडुलिपियां साझा की हैं। अमृतसर के भाई अमित सिंह राणा ने गुरुमुखी लिपि में पांडुलिपि शेयर की है। यह हमारी महान सिख परंपरा और पंजाबी भाषा से जुड़ी लिपि है। कुछ संस्थाओं ने पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों पर लिखी मैन्युस्क्रिप्ट दी है। राजस्थान के अभय जैन ग्रंथालय ने कॉपर प्लेट्स पर लिखी बहुत पुरानी पांडुलिपियां शेयर की हैं। वहीं लद्दाख की हेमिस मॉनेस्ट्री ने तिब्बती में बहुमूल्य पांडुलिपियों के बारे में जानकारी दी है। पीएम मोदी ने नागा समुदाय द्वारा शिक्षा के माध्यम से अतीत को संरक्षित करने और भविष्य को तैयार करने की कोशिश की सराहना भी की। नागा ट्राइब्स में मोरुंग लर्निंग की एक पारंपरिक व्यवस्था थी। इसमें बुजुर्ग लोग अपने अनुभवों से युवाओं को पारंपरिक ज्ञान, इतिहास और लाइफ स्किल्स के बारे में बताते थे। समय के साथ यह सिस्टम अब मोरुंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में बदल गया है। इसके माध्यम से बच्चों में गणित और विज्ञान जैसे विषयों में रुचि पैदा की जाती है। पीएम ने त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों पर 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बसा वांगमुन गांव और पानी संकट और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पहल की भी प्रशंसा की। त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों में बसा वांगमुन गांव 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये गांव पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहा था। गांव के लोगों ने बारिश की हर बूंद को सहेजने का निर्णय किया। आज वांगमुन गांव के लगभग हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित हो गया है। जो गांव कभी पानी की कमी से जूझ रहा था, वो जल संरक्षण की एक प्रेरक मिसाल बन गया है। पीएम मोदी ने नागालैंड के चुजामी गांव की महिलाओं की 150 से अधिक वैरायटी के पारंपरिक बीजों को सुरक्षित प्रेरक प्रयास की सराहना की। साथ ही पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के लोगों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मिलने वाले फायदे की भी बात की। पीएम ने कहा कि त्रिपुरा में रियांग जनजाति के कई गांव ऐसे थे जहां बिजली की समस्या थी। अब सोलर मिनी ग्रिड के माध्यम से वहां के घरों में रोशनी रहती है और गांव का सामाजिक जीवन भी बदल गया है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए बात कर लेते हैं चुनावी राज्यों की और जनादेश 2026 के जरिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। केरलम में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री पलक्कड़ और त्रिशूर में आयोजित भव्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम के इस दौरे की शुरुआत पलक्कड़ से होगी, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद त्रिशूर में एक भव्य रोड शो भी करेंगे। केरलम चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो सीधे जनता से संवाद कर भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। अपने इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर एक संदेश में जानकारी देते हुए केरलम विधानसभा चुनाव में भाजपा की मजबूत स्थिति की बात की। प्रधानमंत्री ने लिखा, आज केरलम की जनता के बीच रहने के लिए उत्सुक हूं। पलक्कड़ में एक रैली को संबोधित करूंगा और बाद में त्रिशूर में रोड शो में भाग लूंगा। केरलम का माहौल एनडीए के पक्ष में है। लोग एलडीएफ और यूडीएफ के कुशासन से तंग आ चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि एआईएडीएमके ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें चेन्नई की सीट 20 अप्रैल को एक चरण में विधानसभा चुनाव होगा, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने असम दौरे के दूसरे दिन 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री की पहली जनसभा सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में होगी, जहां वो पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद अमित शाह नलबाड़ी में एक और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इन अहम रैलियों के जरिए अमित शाह राज्य में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाएंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं में जीत का नया जोश भरेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज होता जा रहा है, लेकिन इस बीच टीएमसी की रैलियों में भीड़ जमा नहीं होने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हाल ही में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली में खाली कुर्सियां देखी गईं। ये वीडियो पश्चिम बंगाल बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। बीजेपी कह रही है कि राज्य की जनता अब तृणमूल सरकार से परेशान हो चुकी है। 15 सालों की अस्थिरता, अविकास, झूठ और भ्रष्टाचार ने बंगाल वासियों के जीवन पर गहरा असर डाला है और इसीलिए अब लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस की ओर से उन पर दबाव और धमकियों के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तृणमूल के समर्थक भी अब इस शासन से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और उनके बीच भी बदलाव की आवाज सुनाई दे रही है। उत्तर 24 परगना के विधाननगर सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर शरदवत मुखोपाध्याय ने भी टीएमसी पर दादागिरी करने और उनका पोस्टर नहीं लगने देने के आरोप लगाए हैं। बैनर लगाने नहीं दिए। बैनर तो हम लोग का छोटा हाथी जो था ट्रक, वहां से बैनर निकालने नहीं दिए। डिलीवरी तो जब नहीं करने दिए, वो तो वापस भगा दिए हम लोग का विरोधी दल। सोचो बंगाल में क्या अवस्था है, दादागिरी चल रहा है। बुलेटिन में आइए रुक कर लेते हैं अन्य खबरों का। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया के लिए 30 नियोजित और गैर नियोजित उड़ानें संचालित करेंगी, जिनमें 16 गैर नियोजित उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात के लिए होंगी। इन उड़ानों का समय और संचालन वहां के एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध स्लॉट्स और स्थिति के हिसाब से होगा। इसके अलावा एयर इंडिया की सभी उड़ानें जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों के लिए है, वो सामान्य रूप से चल रही हैं। तो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान भरते हुए नजर आएगी। 16 उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात के लिए होंगी। पश्चिम एशिया के लिए ये उड़ान होंगी और इसके तहत समय और संचालन एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध जो स्लॉट्स हैं उस स्थिति के अनुसार ही मुहैया कराया जाएगा। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की उड़ानें नियमित रूप से संचालित हो रही हैं।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। इस बीच अब अमेरिका ने अपनी सैन्य रणनीति को और आक्रामक बना दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि आधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अपने निर्धारित ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है और 3500 मरीन कमांडो की एक नई टुकड़ी खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर दी गई है। जापान स्थित सैन्य बेस से रवाना हुई 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट की इस तैनाती से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जमीनी और समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई है। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बीच इतनी बड़ी संख्या में मरीन सैनिकों का एक साथ पहुंचना बहुत बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में हुती विद्रोहियों के कूदने के बाद तनाव और बढ़ गया है। शनिवार को यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार इजराइल पर हमले किए। यह ऐसे समय हुआ जब अमेरिका की अतिरिक्त सेना मध्य पूर्व में पहुंच रही थी। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने 24 घंटे से भी कम समय में इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके दूसरा हमला किया और आने वाले दिनों में भी सैन्य अभियान जारी रखने की बात कही। हुतियों ने कहा कि वो अपने अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक सभी मोर्चों पर आक्रामकता समाप्त नहीं हो जाती। ईरानी शैक्षिक संस्थानों और धरोहर संरचनाओं को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली विश्वविद्यालयों के लिए चेतावनी जारी की है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अपनी चेतावनी में कहा है कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली विश्वविद्यालयों को वैध लक्ष्यों के रूप में देखा जा सकता है। IRGC ने क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों, छात्रों और निवासियों से कम 1 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने की अपील की ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही ये भी कहा गया है कि अमेरिकी सरकार अगर उन संस्थानों को प्रतिक्रिया से बचाना चाहते हैं तो वो सोमवार तक ईरानी विश्वविद्यालयों पर किए गए बमबारी की निंदा करें। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। अमेरिका के 50 से ज्यादा शहरों में लोगों ने नो किंग्स प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ जारी युद्ध के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी लोगों ने ट्रंप प्रशासन का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मिडटाउन मैनहट्टन से मार्च किया। सैन फ्रांसिस्को में भी एम्बार्केडेरो प्लाजा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और सिविक सेंटर प्लाजा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट और ईरान संघर्ष का विरोध करने वाले बैनर थे। सेंट पॉल, मिनेसोटा में भी बड़ी रैली जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के विरोध में आयोजित किए गए। ये रैलियां ऐसे समय में हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटकर 36% रह गई है, जो उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद का सबसे निचला स्तर है। नो किंग्स आंदोलन की शुरुआत पिछले साल 14 जून को ट्रंप के जन्मदिन पर हुई थी। इस आंदोलन में करीब 2100 स्थानों पर 40 से 60 लाख लोगों ने भाग लिया था। अक्टूबर में हुई दूसरी रैली में लगभग 2700 शहरों में 70 लाख लोग शामिल हुए थे। नेपाल में नई सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए 1990 से 2026 के बीच सार्वजनिक पदों पर रहे नेताओं और अधिकारियों की संपत्तियों की जांच के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व में जारी 100 सूत्रीय एजेंडे के तहत 15 दिनों के भीतर इस समिति के गठन की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि ये कदम देश में भ्रष्टाचार और दंड मुक्ति की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए उठाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान जाने माने फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने फिल्म इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट से लेकर AI के इस्तेमाल तक पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो AI के इस्तेमाल के पक्ष में हैं, बशर्ते सेलिब्रिटी को इसके लिए मॉनेटरी क्रेडिट मिले। हमसे जुड़ी कोई भी चीज़ अगर हमारी आप उपयोग करेंगे तो उसका मेहनताना तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं एक एज एन एक्टर 32 साल से काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी आप बनाते हैं और उसका अगर उपयोग कोई करेगा तो उसको वो एक राइट्स की तरह से देगा, वो पैसा देगा। AI के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो आने वाला समय बताएगा कि AI अपने आप को कितना इम्प्रूव कर पाएगा टू बी एज रियल एज द सोसाइटी दैट इज़।
और जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात है, डेफिनेटली बहुत सारे मेन स्ट्रीम फॉर्मेट के जो पॉट बॉयलर्स हैं या मैथोलॉजिकल चीज़ें हैं, उन सब पे एआई का जोर ज़्यादा रहेगा। आज दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 67वें संस्करण का आयोजन किया गया। दिल्ली वासियों ने इस दिन को खास बनाने के लिए साइकिलों पर सवार होकर राजधानी की सड़कों पर साइकिल राइड का आनंद लिया। इस खास मौके पर एथलीट मैरी कॉम ने भी भाग लिया और कार्यक्रम को समर्थन दिया। कार्यक्रम में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।